सुखबीर सिंह, अगर मैं रवि भागवत को छुड़ा कर न लाता तो बिलाखिर तुम लोगों की निशानदही हो जाती और तमाम अखबारात में खालिस्तान तहरीक का नाम इगवा जैसी कार्रवाई में मुलव्विस मुजरिम तंजीम की हैसियत से उछाला जाता। मेरी बात सुनकर सुखबीर सिंह का दिमाग गोया सुन हो गया। मैंने उसकी हालत पर तवज्जो दिए बगैर बात जारी रखी। कहा, जरा सोच मेरे भाई, अगर तारीख में खालिस्तान तहरीक के नाम के साथ लुटेरों और आम शहरियों को अगवा करके तावान वसूल करने का दाग लग गया तो तुम इस मुकद्दस तहरीक के लिए जान देने वाले अपने सैकड़ों शहीद जवानों को अगले जहान में क्या मुंह दिखाओगे। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर गंभीर लहजे में बोला, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ भाई, तुमने मेरी आंखें भी खोल दी। खालिस्तान तहरीक उस गलत रास्ते पर चलती रहती तो बदनामी हमारा मुकद्दर बनती और इस पाक मकसद को बहुत नुकसान पहुंचता। फिर उसने थके हुए लहजे में कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमने इस अंदाज में तो सोचा ही नहीं। दरअसल हिंद सरकार की नजरों में आने के डर से हमारे बहुत से हमदर्दों ने माली मदद से हाथ खींच लिया और विलायत से रकम वसूल करने वालों की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। कदर तवक्कुफ के बाद उसने कहा, जहां तक हरमिंदर साहब की तरफ से सरपरस्ती का ताल्लुक है वो हमें हर मुमकिन सहारा फराहम करते हैं, मगर चंदों की रकम इंतजामी अखराजात और मेहमान नवाजी में खर्च हो जाती है। उनके लिए हमारे खर्चे बर्दाश्त करना आसान नहीं है। मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों का घेरा तंग होने और टेलीफोन रिकॉर्ड करने का पता चलने के बाद हमें दरबार छोड़ना पड़ा तो हालात इतने खराब हो गए कि हमें सरगर्मियां रोकने पर मजबूर होना पड़ा। तब हमने न चाहते हुए भी मोटी मुर्गियों से जबरी मदद वसूल करने का फैसला किया। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, मैं तुम लोगों की मजबूरियां समझ सकता हूँ। आजादी की जंग सिर्फ माली वसाइल की कमी की वजह से खत्म होती नजर आ रही हो तो इस तरह का समझौता नागुज़ीर लगता है, मगर मेरा मशवरा है कि फंड्स जमा करने का कोई ज्यादा मुनासिब तरीका तलाश किया जाए। अपनी जिद्दोजहद आर्जी तौर पर रोक भी दी जाए तो कोई हर्ज नहीं। मेरी बात सुनकर सुखबीर सिंह ने गहरी सोच के साथ हाँ में गर्दन हिलाई। फिर वो फिक्रमंद लहजे में बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जाकिर भाई, हमारे लिए यही ठीक है कि हालात बेहतर होने का इंतजार करें, मगर अभी तो मुझे अपने साथियों की जिंदगी की फिक्र ने बेहाल कर रखा है। मैंने संजीदा लहजे में कहा, ऊपर वाले ने चाहा तो वो सब ठीक हो जाएंगे, तुम जल्द से जल्द उन तक पहुंचो, मैं यहाँ से पैदल शहर वापस चला जाऊंगा। सुखबीर ने मुझे मेरे ठिकाने पर छोड़ने का इसरार किया। मैंने साफ इनकार कर दिया, मगर उसके इसरार पर ढिंगू रोड के आगाज तक छोड़ने की पेशकश कबूल करना पड़ी। मुझे जीप से उतारते हुए उसने संजीदा लहजे में कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरफ से इंजीनियर बाबू से माफी मांगो, हमारी वजह से उसे बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सिफारिश की वजह से वो मुझे माफ कर देगा। मैंने खुशी खुशी हामी भरते हुए उसे रुखसत कर दिया। कुछ दूर पैदल चलने के बाद मुझे एक बड़ी दुकान के साइबान तले कमर सीधी करने की अच्छी जगह नजर आई। मेरा सोने का इरादा नहीं था, मगर रात भर की दौड़ धूप के बायस आंख लग गई। मुझे दुकान मालिक ने जगाया तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। एक ऑटो रिक्शा ने मुझे लेबर कैंप पहुंचा दिया। मैं फाटक से अंदर दाखिल हुआ तो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक मेला उजड़ा हुआ था। तमाम मजदूर ध्यान सिंह की सरबराही में पठानकोट एयरबेस रवाना हो चुके थे। उसी वक्त दरबान लहना सिंह अपनी शॉटगन समेत मेरे पास पहुंच गया। हमने सत श्री अकाल का तबादला किया। उसने फिक्रमंदी से कहा, आप रात भर कहाँ रहे शमशेर सिंह जी? मैं सवेरे तक इंतजार करता रहा। मैंने कहा, यार मैं उधर रवि भागवत जी की हवेली की तरफ निकल गया था। वहां पहुंचा तो पता चला कि उनका गुरखा गार्ड प्रभु डाकुओं से झड़प में शदीद जख्मी हो गया है। हमने उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया है, शुक्र है जान बच गई। लैना सिंह ने कहा, ओह ये बात है, दुबे जी रात भर आपके इंतजार में जागते रहे। सवेरे ध्यान सिंह जी को बताया कि आप रात टहलने का कह कर गए थे और वापस नहीं आए। वो परेशान हो गए, आपके इंतजार में लेबर ले जाने में भी देर कर दी। मैंने कहा, वो मेरे बारे में कुछ कहकर तो नहीं गए? लहना सिंह ने कहा, उन्होंने दुबे जी को आपके आने तक जाने से रोक दिया था, आप दुबे जी से मिल लें। मैंने कहा, ठीक है, ये बेहतर रहेगा। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो अभिमान दुबे ने गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। मैंने उसे भी आधी सच्ची आधी मनगढ़ंत कहानी सुनाई। वो बोला, आप आराम करें, मैं मोटरसाइकिल पर एयरबेस जाकर ध्यान सिंह को बता देता हूँ ताकि उनकी फिक्र दूर हो जाए। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, नहीं यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी बेंच पर 2-3 घंटे नींद पूरी कर ली थी, पहले बस अच्छा सा नाश्ता करवाओ, फिर हम इकट्ठे एयरबेस चलेंगे। उसने मेरी बात मान ली। कुछ ही देर के बाद हम मोटरसाइकिल पर पटेल चौक की तरफ रवाना थे। नाश्ते के दौरान मैंने अभिमान दुबे से पूछा, ये बताओ भैया, ध्यान सिंह तुम्हें रुकने को न कहता तो तुम्हारा कहाँ का इरादा था? उसने कहा, मैंने होशियारपुर में 11 बंदों से बात कर रखी है, मजदूरी तय होते ही मैं उन्हें यहाँ भेज दूंगा और खुद फुगवाड़ा की तरफ चला जाऊंगा। मैंने झट से पूछा, तो भैया आज का दिन यहाँ बर्बाद करने की क्या जरूरत है? एयरबेस तो मैं अकेला भी चला लूंगा।
तुम अभी और इसी वक्त होशियारपुर का रुख करो, मैं तुम्हें लारी अड्डे पर छोड़ देता हूँ। वहाँ काम पूरा हो जाए तो फुगवाड़ा चले जाना। तुम्हें तो पता है ना मजदूरों की कितनी शदीद जरूरत है। दुबे से पीछे छुड़ाते ही मैंने मिशन रोड का रुख किया और फोटोग्राफी की एक बड़ी दुकान गुप्ता स्टूडियोज पहुंच गया, जिसका मुझे रवि भागवत ने बताया था। वहां समीर गुप्ता नामी एक पुख्ता उम्र क्लीन शेव शख्स ने खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया। उसने आमद का मकसद पूछा तो मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा, मैं एक शौकिया फोटोग्राफर हूँ गुप्ता जी, दिल्ली में एक फर्नीचर बिजनेस का मैनेजर हूँ, जब भी फुर्सत मिले घूमने फिरने निकल जाता हूँ। समीर गुप्ता ने मेरी बात तवज्जो से सुनी और हाँ में गर्दन हिला दी। मैंने बात आगे बढ़ाई, कहा मेरा नाम शमशेर सिंह है और मैं यहाँ अपने बीमार दोस्त इंजीनियर रवि भागवत से मिलने आया था। उससे पता चला कि यहाँ कई झीलें हैं जहाँ परिंदों की बेहतरीन फोटोग्राफी की जा सकती है। ये सुनकर मेरा फोटोग्राफी का शौक भड़क उठा, मगर मैं अपना कैमरा दिल्ली छोड़ आया हूँ। रवि जी ने ख्याल जाहिर किया था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं ढूंढता ढांढता यहाँ चला आया। समीर गुप्ता बोला, क्यों नहीं, आप मुझे बताइए कि आपको किस किस्म का कैमरा चाहिए और कितने दिन के लिए। मैंने जल्दी से कहा, मुझे बस 3 दिन के लिए कैमरा मिल जाए। दरअसल मुझे बहुत अच्छी किस्म का कैमरा और एक लॉन्ग रेंज लेंस चाहिए। समीर गुप्ता बोला, शमशेर सिंह जी, मेरे पास 1953 का M3 मॉडल लाइका कैमरा बेहतरीन हालत में मौजूद है, आप उसे देख लें। मैंने कहा ठीक है, मगर मुझे उसके साथ लॉन्ग रेंज लेंस भी चाहिए ताकि परिंदों की क्लोजअप फोटो खींच सकूं। समीर गुप्ता ने कहा, मेरे पास 135 mm का टेलीफोटो लेंस मौजूद है। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, मगर क्या आप इससे भी लॉन्ग रेंज के टेलीफोटो लेंस का बंदोबस्त कर सकते हैं। समीर गुप्ता ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेरे एक शौकीन दोस्त मनीष सिंह अरोड़ा ने लंदन से 200 mm का टेलीफोटो लेंस मंगवाया था, अगर वो मिल जाए तो। मगर मनीष सिंह काफी टेढ़ा आदमी है, पता नहीं अपना लेंस उधार देने के लिए तैयार होगा या नहीं। मैंने अपने लहजे में आजुजी लाते हुए कहा, समीर जी, आप मेरी खातिर उनसे दरखास्त करें, उन्हें यकीन दिलाएं कि मैं उनका लेंस पूरी एहतियात से इस्तेमाल करूंगा और वाहिगुरु न करे लेंस को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं नए लेंस की कीमत अदा करने का वादा करता हूं। मुझे यकीन है वो एक परदेसी मेहमान की फरमाइश नहीं टालेंगे। मेरी आखिरी बात सुनकर समीर गुप्ता चौंका और फिर पुरजोश लहजे में बोला, ये आखिरी बात आपने बहुत काम की कही शमशेर सिंह जी। मनीष सिंह अरोड़ा गुरदासपुर का भरे पेट का जमींदार है, लालच में आकर नहीं मानेगा। मैं सरदारों की मेहमान नवाजी का वास्ता देकर घेरूंगा, उम्मीद है वो मान जाए। मैंने कहा ठीक है, तो आप मनीष सिंह से कब बात करेंगे और गुफ्तगू का नतीजा कब बताएंगे। समीर गुप्ता ने कहा, वो दिन में तो अपनी जमीनों पर होगा, मैं रात को ट्रंक कॉल पर उससे बात करूंगा और सुबह सवेरे आपको बता दूंगा। लाइका M3 कैमरा और 135 mm टेलीफोटो लेंस चाहिए तो वो मैं अभी आपके हवाले कर देता हूँ। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा आप 200 mm वाला लेंस मंगवा लें, 1-2 दिन इंतजार कर लूंगा और फिर पूरी किट एक साथ ले जाऊंगा। अलबत्ता मैं एडवांस जमा कराने को तैयार हूँ, आप मुझे 3 दिन का किराया और एडवांस बता दें। उसने कहा, लेन देन की बातें बाद में कर लेंगे, पहले मुझे मनीष सिंह से बात करने दें। मैंने उसका फोन नंबर ले लिया। उसने खंदा पेशानी से मुझे रुखसत किया। मैंने वहीं बाजार से दरमियाने साइज का कैनवस बैग खरीदा, जिसे मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक पर बांधा और कमर पर लटकाया जा सकता था। मैंने बाजार से अच्छी खासी मिकदार में खुश्क मेवे, फल और बिस्किट वगैरह भी खरीद कर बैग में रख लिए। अब वो बैग नुमाया हद तक फूल चुका था। मैंने उसे मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक पर बांध लिया। मुझे यकीन था कि अब वो बैग सबकी नजरों में आएगा। फिर मैंने सीधा पठानकोट एयरबेस का रुख किया। इत्तेफाक से इब्तदाई बैरियर पर तैनात गार्ड्स में से कोई मुझसे वाकिफ नहीं था। मेरी मोटरसाइकिल रुकते ही वो चौकन्ने हो गए और राइफलें सीधी करके अलर्ट नजरों से मेरा जायजा लिया। फिर सबसे सीनियर फौजी ने रूखे लहजे में मेरी आमद का मकसद पूछा। मैंने मोटरसाइकिल से उतरकर चेक पोस्ट के शेड पर नजर डाली तो हवालदार लखमीर की कुर्सी पर एक अनजान शख्स बराजमान था। मैंने अपना तारुफ करवाया और हवालदार लखमीर या कैप्टन रमन को मेरी आमद की इत्तला पहुंचाने की दरखास्त की। उसके चेहरे के तासुरात कुछ नरम पड़ गए और वो चेक पोस्ट के दफ्तर की तरफ चला गया। कुछ ही देर के बाद वो वापस आया। बोला, कैप्टन सर का ऑर्डर है कि आप आगे जा सकते हैं। मैंने कहा, थैंक यू ऑफिसर, मगर कैप्टन रमन और लखमीर से मुलाकात भी करना चाहता हूँ। वो ज्यादा मसरूफ तो नहीं है। उसने नफी में सर हिलाया। बोला, वो चाय पी रहे हैं, उन्होंने आपके बारे में ग्रीन सिग्नल दिया है, आप चाहें तो जाकर उनसे मिल सकते हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। बैरियर उठते ही मैंने मोटरसाइकिल शेड के नीचे ले जाकर रोक दी और अपना कैनवस बैग शाने से लटका लिया। मैं इजाजत लेकर दफ्तर में दाखिल हुआ तो कैप्टन रमन और हवालदार लखमीर ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने कैनवस बैग शाने से उतार कर खोलते हुए कहा, लगता है बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचा हूँ। मैं आपके लिए बिस्किट लाया हूँ, चाय के साथ बहुत मजा देंगे। मेरे मंसूबे के ऐन मुताबिक उन दोनों की नजरें मेरे बैग पर जमी हुई थीं। महंगे बिस्किटों के पैकेट देखकर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। हमने हंसी मजाक के साथ चाय के साथ बिस्किटों का मजा उठाया।
मुझे यकीन था कि हमारी बेतकल्लुफाना खुशगपियों की आवाज़ दफ्तर के दरवाजे के बाहर तैनात गार्ड तक भी पहुंच रही होगी। यही इस सारे नाटक का असल मकसद भी था। मैंने बिना पूछे ताखीर से एयरबेस आने का सरसरी सा उज़र पेश किया। चाय बिस्किट से फारिग होने के बाद मैंने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया और इजाज़त तलब की। फिर मैंने यूं जाहिर किया जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो। मैंने फूले हुए बैग पर हाथ मार कर कहा, मैं कुछ फल भी लाया हूँ, हुक्म हो तो अर्दली के हवाले कर जाता हूँ। उन्होंने इनकार में सर हिलाया तो मैंने वजाहत की, कहा दरअसल मुझे दोपहर का खाना खाने की आदत नहीं है, मौसमी फल और खुश्क मेवे पर गुजारा करता हूँ। कैप्टन रमन ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो आपके कसरती छरेरे बदन का ये राज है। मैंने कहा किसी जमाने में मामूल था, मगर अब वक्त ही नहीं मिलता। यहाँ दोपहर 4-5 बजे लंबी टहल लगाने को दिल करता है, मगर डर लगता है कि कहीं आपके गार्ड पकड़ कर पिटाई न कर दें। इस पर कैप्टन रमन ने नफी में सर हिलाया। बोला, जब तक आप एयरबेस के नए हिस्से और रनवे को मिलाने वाले नहर के पुल के करीब नहीं जाएंगे, कोई आपसे पूछगिछ नहीं करेगा। आप शेड्स वाले जंगल में भी घूम फिर सकते हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और अपना कैनवस बैग लापरवाही से कांधे पर लटका कर बाहर निकल आया और अंदर वाले फाटक की तरफ चल पड़ा। वहां इत्तेफाक से लेफ्टिनेंट नवजोत सिंह से ही सामना हुआ। उसने गर्मजोशी से खैर मकदम किया। मैंने उससे कुछ देर गपशप की और फिर खुश्क मेवों का एक पैकेट उसे थमाकर एयरबेस में दाखिल हुआ। यशपाल सिंह ने मुझे बताया कि ध्यान सिंह ठेकेदार नामदेव कार्तिक से मुलाकात के लिए गया था। मैंने साथियों की कारकर्दगी पर तवज्जो रखने की हिदायत की और कैनवस बैग शाने से लटकाए मोटरसाइकिल पर दूसरे शेड की तरफ चल पड़ा। हस्बे तवक्को आज भी इंजीनियर रवि भागवत नहीं आया था। शिफ्ट इंचार्ज से कुछ देर काम के बारे में बात की, कुछ छोटी मोटी शिकायत तवज्जो से सुनी और उन्हें जल्द से जल्द दूर करने का वादा करके नामदेव कार्तिक वाले शेड की तरफ चल पड़ा। मोटरसाइकिल रनवे की तरफ जाने वाली सीधी सड़क पर पहुंची तो सामने कोई 1.5 मील के फासले पर एक वाइकिंग मुसाफिर तैयारा एयरपोर्ट की इमारत के सामने खड़ा था। गौर से देखने पर दाएं तरफ एयरबेस के ऑपरेशनल एरिया में 2 MiG-21 और एक नैट लड़ाका तैयारे की झलक भी नजर आई। 2 छोटे बड़े हेलीकॉप्टर भी खड़े थे। मैं नए एयरबेस से रनवे को मिलाने वाले नहर के पुल तक पहुंच जाता तो ये सब मनाजिर ज्यादा वाज़े अंदाज में देख सकता। मुझे ध्यान सिंह और नामदेव कार्तिक खुशगवार माहौल में गप्पे लड़ाते नजर आए। उन्होंने गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। ध्यान सिंह ने मेरे रात भर बगैर इत्तला के गायब रहने पर अपनी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए वजह जानने की कोशिश की। मैंने नामदेव कार्तिक से नजर बचाकर उसे आंख मारी और फिर एक सरसरी सा बहाना पेश कर दिया। उसने ज्यादा कुरेदने की कोशिश न की। मैंने मौजू बदलने के लिए ध्यान सिंह को खुशखबरी सुनाई कि मैंने दुबे को अफरादी कुव्वत इकट्ठी करने के लिए होशियारपुर भेज दिया है और वो वहां से फुगवाड़ा जाएगा। ये सुनकर वो दोनों खुश हो गए। तभी नामदेव कार्तिक ने एयरफोर्स के आला हुकाम की तरफ से काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए बढ़ते हुए दबाव का जिक्र किया। बोला, वो मुझे कई बार वार्न कर चुके हैं कि उन्हें दिसंबर या ज्यादा से ज्यादा जनवरी में काम मुकम्मल चाहिए। उसकी बात सुनकर मैंने हल्के फुल्के लहजे में कहा, लगता है बसंत के मौसम में एयरफोर्स वाले अपनी किसी बेटी की बारात का इस एयरबेस पर इस्तकबाल करने वाले हैं। मेरी बात सुनकर नामदेव कार्तिक ने संजीदा होते हुए कहा, बेटी की बारात का इस्तकबाल न सही, एयरफोर्स के बड़े अफसरों की बातों से इशारे मिलते हैं कि उन्हें शायद किसी बड़े मिशन के लिए मौसम बहार तक ये एयरबेस बिल्कुल तैयार चाहिए। भगवान जाने उन्होंने क्या ठान रखी। नामदेव कार्तिक की तरफ से मालूमात में इजाफे पर मैं चौंका। ये इत्तला बहुत संगीन राज की तरफ इशारा हो सकती थी। मैंने मजीद जानने के लिए बहुत सोच समझ कर बज़ाहिर मज़ाहिया लहजे में एक जुमला नामदेव कार्तिक की तरफ उछाल दिया। कहा, मुझे लग रहा है इंदिरा जी ने कश्मीर का वो टुकड़ा दुश्मन से वापस छीनने का फैसला कर लिया है जो उनके पिता ने महात्मा गांधी की फरमाइश पर हंसी खुशी पाकिस्तान के कब्जे में दिया था। मेरी बात सुनकर नामदेव कार्तिक ने कदरे लापरवाही से कहा, जैसा बाप वैसी बेटी। मुझे तो इंदिरा गांधी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं, मगर मुझे एयरफोर्स और आर्मी के अफसरों से बातचीत से अंदाजा हुआ है कि जनरल थमिया की जगह लेने वाले मौजूदा आर्मी चीफ जनरल थापर को दिल्ली सरकार में अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाता और ये खुसर पुसर जारी है कि उसे कुछ अरसे बाद इस्तीफा दिलाकर इंदिरा जी के फेवरेट जनरल जयंतुनाथ चौधरी को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। और तवक्को ये है कि ये तब्दीली मिसेस इंदिरा गांधी के वजीर आजम बनने के फौरन बाद अमल में आ जाएगी। ये ख्याल आम है कि आर्मी में अब भी जनरल चौधरी ही के अहकाम पर अहम इकदाम किए जाते हैं। कश्मीर और पाकिस्तान की सरहद के साथ वाले एयरबेस भी उसी की ख्वाहिश पर अपग्रेड किए जा रहे हैं। मैंने ये अहम अंदर की खबर भी ज़हन नशीन कर ली। चाय का वक्फा हुआ तो मैंने खुश्क मेवे और बिस्किट सजा दिए। वो दोनों पूरी तरह लुत्फानंदोज हुए। मुझे सताइश से भी नवाजा। मेरे नए साथी यानी कैनवस बैग को भी सराहा। चाय से फारिग होकर ध्यान सिंह अपनी फिएट में दोनों शेड्स की तरफ चला गया। तहाँ मैं उसकी हिदायत पर वहीं रुका रहा।
नामदेव मुझे अपने साथ लेकर मुख्तलिफ तामीराती मराहिल के बारे में बताता रहा। अब हमारे दरमियान गुफ्तगू लगभग बेतकल्लुफी की हद में दाखिल हो चुकी थी। मैंने ताल्लुकात में मजीद गर्म जोशी लाने के लिए उसका पसंदीदा शराब का ब्रांड जानना चाहा, मगर उसने बताया कि उसका ताल्लुक एक कट्टर ब्राह्मण खानदान से है, इसलिए वो पीने पिलाने और मांस मछली खाने से मुकम्मल परहेज करता है। ये दाव खाली जाने पर अपनी मायूसी छुपाते हुए मैंने उसके धर्म से खरी वाबस्तगी की दिल खोल कर तारीफ की, मगर उसे कुरेदने का सिलसिला भी जारी रखा। अंदाजे के मुताबिक वो भी रवि भागवत की तरह एयरफोर्स के ऑफिसर्स मेस से इस्तिफादा करने वाला था। मेरे लिए दिलचस्पी की बात यह थी कि उसके वाकिफ अफसरान का हल्का रवि भागवत से अलग था। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उससे आजिज़ाना दरखास्त कर दी कि मेरे लिए भी ऑफिसर्स मेस में आमदरफ्त का रास्ता निकाला जाए। उसने अपनी तरफ से हत्तुल इम्कान कोशिश करने का वादा किया। मैंने दोपहर का खाना भी नामदेव कार्तिक के साथ खाया। कुछ देर के बाद मैंने मैदे में गिरानी का बहाना किया और चहलकदमी का इरादा करके उठ खड़ा हुआ। मैंने नामदेव कार्तिक को भी साथ चलने की दावत दी, मगर उसने ये कहकर माजरत कर ली कि वो घंटा भर झपकी लेकर तरोताज़ा होने को तरजीह देगा। इस पर मैं उससे रुखसत होकर टहलता हुआ शेड के अकब की तरफ चल दिया। अब मैं नामदेव कार्तिक के सब कारिंदों के लिए जानी पहचानी शख्सियत बन चुका था, लिहाजा मैंने आवारागर्दी पर तारुज नहीं किया। मैं जंगल के दरमियान आगे बढ़ती एक पगडंडी पर टहलता हुआ चला गया। शेड के अकब में कोई 50-60 गज आगे बढ़ने के बाद मैंने अपनी रफ्तार तेज कर ली। कुछ देर बाद मैं एक दोराहे पर पहुंचा। मैं बिला तवक्कुफ दाएं समत यानी रनवे और पुराने एयरबेस की तरफ जाने वाली समत चल पड़ा। आगे बढ़ने पर भी मैंने अपना रुख मुसलसल दाएं तरफ रखा। बिलाखिर मुझे दरख्तों के दरमियान से नहर के पुश्ते की झलक दिखाई दी। मजीद आगे बढ़ने पर मुझे बाहर कोई पौने मील के फासले पर वाक़े एयरबेस की सफ़ेद इमारतें भी नजर आने लगी। वहीं कहीं रनवे के उस तरफ वाला ऑपरेशनल एरिया भी मौजूद रहा होगा, मगर मुझे वो सब उस वक्त वाज़े नजर आया था जब सार्जेंट गोपाल वर्मा ने मुझे और ध्यान सिंह को रंगे हाथों पकड़कर डांट फिटकार की थी। ताहम मुझे ये भी अंदाजा था कि नहर के पुश्ते की तरफ जाना खुद को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ होगा। एक मुनासिब जगह ठहर कर गहरी नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद बिलाखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे खतरा मोल लेकर नहर के पुश्ते के करीब ही कोई ऐसी बुलंद जगह ढूंढनी होगी जहां छुपकर पूरे एयरबेस, उसकी तंसीबात और रनवे का जायजा ले सकूं और 200 mm लॉन्ग रेंज लेंस से लैस लाइका M3 कैमरे से हत्तुल इम्कान वाज़े तस्वीर भी बनाऊं। गहरी नजरों से कुछ देर जायजा लेने के बाद मैंने अपने लिए एक मुनासिब ठिकाना ताड़ लिया जो मेरे मकसद के लिए मुमकिन हद तक मौजू तरीन था। अपने उस वक्त की कारकर्दगी से मुतमईन होकर मैं वापस नामदेव कार्तिक वाले शेड की तरफ आ गया। पता चला कि वो अभी तक कैलूले के मजे लूट रहा है। मैं उसके एक सरकर्दा कारिंदे को बताकर ध्यान सिंह की तरफ लौट आया। उसके पूछने पर मैंने रवि भागवत की हवेली में पेश आने वाला वाकया कुछ हकीकी कुछ फर्जी तफसीलात के साथ बता दिया।